जिनका पंजाब के राजपुर में जोरदार स्वागत किया गया। वहां एक छोटे विमान के जरिए घर लौट रहे किसानों पर फूलों की बारिश की गई। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में करीब 1 साल से ये किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमा हुए थे, जिनकी करीब साल भर के बाद अब वापसी हो रही है। और जैसे ही उनमें कुछ किसान दिल्ली बॉर्डर से उठकर राजपुरा पहुंचे, उन पर आसमान में उड़ रहा एक विमान फूलों की बारिश करने लगा। बताया यह गया कि यह इंतजाम एक आदमी ने किया, जिससे देखकर घर वापसी कर रहे किसानों के चेहरे खिल उठे। मध्य प्रदेश के भिंड से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सामने से आ रहे एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो का ड्राइवर समेत 5 लोग घायल हो गए, जबकि ऑटो के पीछे चल रहा एक साइकिल सवार भी इसकी चपेट में आ गया। सबसे पहले इस कार ने एक मोटरसाइकिल सवार को ओवरटेक किया, फिर सामने से आ रहे एक ऑटो को टक्कर मार दी। इस टक्कर से ऑटो अपनी जगह से खिसक कर पलट गया। हादसे के बाद घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यमन के तईज शहर में गठबंधन सेना ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें, यमन की सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच करीब 6 साल से चल रही जंग में 1,30,000 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद यमन के कई इलाकों में गठबंधन सेना और हूती विद्रोहियों के बीच जंग जारी है। इस बीच तईज शहर में सरकार समर्थित सेना ने विद्रोहियों पर जोरदार हमला कर उनके कब्जे वाले पहाड़ों की कई चोटियां छीन ली। इसके लिए उनके बीच हुई खूनी लड़ाई में कई घंटों तक लगातार गोलियां चली, जिससे पूरा इलाका गूंज उठा। इस हमले का जवाब विद्रोहियों के पास नहीं दिखा और उनमें कुछ अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते नजर आए। इन सब के बीच सेना के जवान गाड़ियों पर बैठकर लगातार आगे बढ़ते रहे और दुश्मनों के कब्जे वाले कुछ इलाकों को दोबारा हासिल कर लिया। मेरठ की रैली में जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के मेरठ में एक रैली कर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत समूचे विपक्ष पर निशाना साधा। कैसा लगा बीजेपी का टीका? जल्दी तुम्हारी लाल टोपी केसरिया हो जाएगी, इसका भी आपने ध्यान रखना। 1971 की जंग के 50 साल पूरे होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंडिया गेट पर कुछ घंटों बाद स्वर्णिम विजय पर्व कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जो 2 दिनों तक चलेगा। इस जीत पर आगरा में जश्न मनाते हुए सेना के जवानों ने पैराशूट से जंप लगाई और शहीद सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में एक दिन पहले पुलिस टीम पर हुए आतंकी हमले का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें 3 आतंकी भागते दिखाई दिए। ये दहशतगर्द की हताशा है, इसका वाजिब जवाब दिया जाएगा। देर रात पीएम का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। पीएमओ ने दी हैक होने की जानकारी। थोड़ी देर के लिए ये अकाउंट हैक हुआ है। इसके बाबत अब ट्विटर से शिकायत भी की गई है, तो पीएम दफ्तर की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। देर रात पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है और उसके बाद ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि जो भी ट्वीट्स इस दौरान हुए हैं उसको अनदेखा किया जाए। तो हैक होने के बाद पीएमओ ने इस बारे में ट्वीट किया। पीएमओ ने लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल थोड़ी देर के लिए हैक हुआ। ये बात ट्विटर को बता दी गई है, साथ ही अकाउंट को भी सुरक्षित कर लिया गया है। इस बीच किए गए ट्वीट को अनदेखा कर दें। सीडीएस बिपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव के अंतिम दर्शन के लिए राजस्थान के झुंझुनू में भीड़ उमड़ पड़ी। बताया यह गया कि शहीद कुलदीप राव ही उस MV-17V5 हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 14 लोग सवार थे, जो अचानक हादसे का शिकार हो गए। लेकिन इस बीच राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री लेकिन उसके बाद फूलों से सजे सेना के ट्रक में जब शहीद कुलदीप सिंह राव का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा, तो वहां पहले से इंतजार कर रहे लोगों ने उनके सम्मान में नारे लगाने शुरू कर दिए। देश के इस सपूत के अंतिम दर्शन के लिए लोग उनके पार्थिव शरीर के आसपास तो इकट्ठा हुए ही, साथ ही कई लोग उन्हें अपने घरों की बालकनी से एकटक निहारते भी दिखे। स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव को अंतिम विदाई दी जा रही है। पूरा गांव इस वक्त इकट्ठा हुआ है अपने बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए। कुलदीप सिंह के माता पिता और पत्नी भी उसी भीड़ में कहीं गुम दिखे। उनकी मां ने एक ओर जहां अपने बेटे को सैल्यूट किया, तो वहीं पिता की आंखें नम नजर आई। शहीद कुलदीप सिंह राव की पत्नी तो जैसे होठों पर चुप्पी साधे बस तिरंगे से लिपटी उनकी तस्वीर को अपने सीने से चिपकाए उनसे अपनी मन की सारी बातें करती दिखी।
लेकिन इस बीच राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के पैर से शहीद कुलदीप राव की चिता की लकड़ी को ठोकर मारने की खबर पर सियासत गर्मा गई है। राजेंद्र गुढ़ा वहां शहीद कुलदीप को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, तभी वहां से उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई जिनमें वो शहीद कुलदीप सिंह राव की चिता की लकड़ी को ठोकर मारते हुए दिखाई दिए। इन तस्वीरों के सामने आते ही बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। ये कांग्रेस पार्टी का सैनिक विरोधी जो एक मानसिकता है उसको दर्शाता है। यूरोप के देश सर्बिया में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने वहां लिथियम के खनन से जुड़े सभी कामों पर पूरी तरीके से रोक लगाने की मांग की और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। कड़ाके की ठंड में ये प्रदर्शनकारी एक हाईवे पर उतर आए। लोगों को हाईवे पर डटा देख वहां से गुजरने वाली गाड़ियों के पहिए भी थम गए। इसके बाद हाथों में छतरी और पोस्टर पकड़े कुछ लोग गाड़ियों के आगे खड़े हो गए। हालांकि इस बीच उन्होंने वहां से एक एम्बुलेंस को जाने का रास्ता जरूर दिया, लेकिन बाकी गाड़ियों को आगे बढ़ने के बजाय वापस होना पड़ा। I think this protest today is just one step towards a change. It's not going to do everything. वहाँ कई दूसरे शहरों में भी लोगों ने इसी तरह प्रदर्शन किया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुंबई में 2 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। मतलब ये कि 5 आदमी भी एक साथ सड़क पर घूम नहीं सकेंगे। लेकिन दादर सब्जी मंडी में लोग मुंबई पुलिस के इस आदेश को नजरअंदाज करते दिखाई दिए। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर लोग कोरोना की नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जरा भी सतर्क नहीं दिखे। मुंबई पुलिस ने भी अब बड़ा फैसला लिया है। इस शनिवार और रविवार को जो है मुंबई में धारा 144 लागू रहेगी और अगर कोई भी जो लोग हैं इसका पालन नहीं करते उन्हें जो है वो कड़ा दंड भी दिया जाएगा। बाजार पहुंचे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करते दिखाई दिए और कई लोगों ने तो मास्क लगाने की जरूरत भी नहीं समझी। ऐसे हालात वहां तब है जब मुंबई समेत महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के 17 मरीज मिल चुके हैं। ये मरीज और ना बढ़े इसके लिए ही मुंबई में 2 दिनों के लिए धारा 144 लागू की गई। दादर सब्जी मंडी में इस आदेश की अनदेखी होने की जानकारी मिलते ही मुंबई के नगर निगम बीएमसी की एक टीम वहां पहुंची, जिसे देख दुकानदार अपनी सब्जियां बटोरकर वहां से चलते बने। यूरोप के देश ऑस्ट्रिया में बड़ी संख्या में लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने वहां लागू कोरोना नियमों को खत्म करने की मांग की, जिनमें फरवरी तक वैक्सीन लगवाने वाला नियम भी शामिल है। इसके विरोध में राजधानी वियना में लोगों ने प्रदर्शन किया। वहां हाथों में बैनर और झंडे लिए प्रदर्शनकारियों का हुजूम लगातार आगे बढ़ता दिखा। इस दौरान कुछ लोग अपने कंधों पर बड़ी बड़ी घंटियां टांगे भी दिखे। अपनी बात मनवाने के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों पर आगजनी करने का भी आरोप लगा। हालांकि वहां लोगों को मनमानी करने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी तैनात दिखे। कैरिबियाई देश हैती से विरोध की हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में तेल की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरते नजर आए और वहां टायर जलाकर पूरी सड़क को जैम कर दिया। हैरत की बात यह है कि ये नजारा किसी खास जगह का नहीं था, बल्कि कई इलाकों में लोगों ने सरकार के खिलाफ ऐसे ही गुस्सा जाहिर किया। बताया गया कि हैती के कार्यवाहक राष्ट्रपति एरियल हेनरी ने तेल और रसोई गैस के दाम से सब्सिडी हटाने का फैसला लिया, जिससे वहां के लोगों का रहना खाना मुश्किल हो गया। वहां विरोध प्रदर्शन के लिए इतनी भीड़ जुट गई कि पुलिस की कई टुकड़ियां तैनात करनी पड़ गई। प्रदर्शनकारी उनसे बेखौफ होकर उन्हीं के सामने नाचते हुए नारे लगाते नजर आए। पटना में विजिलेंस विभाग ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी के घर पर छापेमारी कर करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली। पटना में विजिलेंस विभाग के अधिकारियों ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी के घर पर छापेमारी की। इस छापेमारी में अधिकारी से 2.25 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ, जबकि करोड़ों के गहने और जमीन के कागज भी बरामद हुए। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकी हमले में 2 पुलिस वालों के शहीद होने के बाद लोगों ने श्रीनगर में कैंडल लाइट मार्च निकालकर विरोध जताया। यूपी के सहारनपुर में एक गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने कुछ ही सेकंड में पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि गाड़ी में सवार लोग तुरंत कूदकर बाहर निकल गए। योग गुरु बाबा रामदेव ने हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर दुख जाहिर किया और साथ ही इस हादसे पर सवाल भी खड़े कर दिए। बाबा रामदेव ने बिपिन रावत को भारत रत्न देने की मांग भी कर दी। रावत साहब इसके हकदार हैं, भारत रत्न के। राजस्थान के टोंक जिले में एक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम में भीषण आग लग गई।
आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में उसने शोरूम के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग की वजह से शोरूम में रखा सामान बुरी तरीके से जलकर राख हो गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले वहां तैयारियां जोरों पर हैं। पूरे मंदिर को खूबसूरत तरीके से सजाने का काम तेजी से चल रहा है। मंदिर की रात की तस्वीरों में पूरा मंदिर रोशनी से नहाया हुआ नजर आया, जबकि लोकार्पण से पहले उसे और सजाने की कोशिश चल रही है। हिमाचल की मनाली में कड़ाके की सर्दी से नलों का पानी जमने लगा है। धूप निकलने के बाद तो तापमान में थोड़ी राहत महसूस हो रही है, लेकिन सुबह और रात के वक्त तापमान माइनस में चला जा रहा है, जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं, बाहर निकलने से बच रहे हैं। पीएम आज दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में बैंक जमा राशि बीमा कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। जमा राशि बीमा के दायरे में भारत में काम करने वाले सभी बैंकों में सभी तरह की जमा राशियों को शामिल किया गया है। साथ ही प्राथमिक सहकारी बैंकों को भी इसके दायरे में रखा गया है। इस सुधार के बाद बैंकों में जमा पैसे पर बीमा कवर 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, वित्त राज्य मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी मौजूद रहेंगे। सुलूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद आगरा के पृथ्वी सिंह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। वहां आगरा में उनसे घर से लेकर शमशान घाट तक लोगों का हुजूम शहीद के अंतिम दर्शन के लिए धूप में खड़ा नजर आया। शहर के तमाम रास्तों से होकर उनकी अंतिम यात्रा शमशान घाट तक पहुंची, जहां पहले से ही अपने शूरवीर के आखिरी दर्शन के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। सीने पर मेडल और कंधे पर अपने साथी का पार्थिव शरीर उठाए एयरफोर्स के जवान आगे बढ़े तो चारों तरफ से उन पर फूलों की बारिश होती दिखाई दी। इसके बाद शहीद पृथ्वी सिंह के पार्थिव शरीर को बीचों बीच रख दिया गया, जहां उनके दोनों बच्चों ने विधिवत पूजा कर अपने पिता को मुखाग्नि दी। इसके फौरन बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहीद पृथ्वी सिंह को अपने आखिरी सफर पर भेजने के बाद उनका परिवार भी पूरी तरह टूटा नजर आया। पत्नी और बच्चों के साथ ही पिता के सब्र का बांध भी फूट पड़ा। परिवार के बाकी लोग उन्हें सहारा देते नजर आए। दूसरी तरफ वायुसेना ने अपने इस जाबाज साथी को एक आखिरी सलामी दी। शहीद पृथ्वी के आखिरी सफर में मानो पूरा आगरा शहर ही उमड़ पड़ा हो। नम आंखों से अपने इस लाल को विदाई देने के लिए लोग उनके अमर होने के नारे लगाते हुए पहुंचे, जिसकी शुरुआत हुई उनके घर से। वहां जब लोगों को शहीद के पार्थिव शरीर के आगरा पहुंचने की खबर मिली तो लोग उनके घर के सामने इकट्ठा होना शुरू हो गए, जिन्होंने उनके घर के सामने की पूरी सड़क को ही जाम कर दिया। उस गली के सामने शहीद पृथ्वी सिंह की एक तस्वीर लगाई गई और उनके स्वागत के लिए सारे रास्तों पर फूलों की चादर बिछा दी गई। वहां सैकड़ों लोग एक कतार में खड़े नजर आए। घर में सारी तैयारियां हैं, यहाँ पर लोग श्रद्धांजलि देने के लिए जुटने लगे हैं। और जैसे ही फूलों से लदे एक सेना के ट्रक में शहीद पृथ्वी सिंह पहुंचे, लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाने शुरू कर दिए। अपने साथी को कंधे पर उठाए वायुसेना के जवानों के अलावा किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो ताबूत कितना भारी था, जिसमें पृथ्वी सिंह का पार्थिव शरीर मौजूद था। डगमगाते कदमों से आगे बढ़ते जवानों ने जैसे ही उन्हें घर तक पहुंचाया, वहां चीख पुकार मच गई। अपने इस वीर की अगुवाई में कोई कमी ना रह जाए, इसका पूरा ख्याल आगरा प्रशासन ने किया। सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक तक सब कुछ दुरुस्त किया गया। यहाँ तक कि रातों रात पृथ्वी के घर के सामने की रोड को पक्का कर दिया गया, ताकि आगरा के इस लाल को अपने आखिरी सफर में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को फ्री डबल राशन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम सुबह 9 बजे योजना भवन के पास मौजूद सरकारी राशन की दुकान से शुरू होगा। इस बीच मंत्री, सांसद, विधायक और तमाम नेता लोगों को राशन बांटेंगे। बताया गया कि प्रदेश की करीब 80,000 राशन की दुकानों से करीब 15 करोड़ लोगों को राशन बांटा जाएगा। यूपी में मिशन 2022 के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एटा में 27,000 बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र देंगे। इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे।
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कमर कस चुकी है और इसी प्रदेश में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जी जान से जुटे हुए हैं। लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए बीजेपी प्रदेश भर में रथ यात्रा भी शुरू करने जा रही है और 19 दिसंबर को अंबेडकर नगर में पहली रथ यात्रा को जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। तेरह दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे और इसके लिए वहां तैयारियां भी जोरों पर हैं। पूरे मंदिर को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। रात में भी खूबसूरत लाइटों से पूरा मंदिर परिसर जगमग दिखा। देश भर के लोग उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब पीएम इस धाम का लोकार्पण करेंगे और आम लोग इस पूरे परिसर के दर्शन कर पाएंगे। 13 दिसंबर को होने वाले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर वाराणसी में तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, जिसे देखते हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को सजाने और संवारने के साथ ही प्रसाद बनाने का काम जोरों पर है। बीजेपी नेता तरुण चुग की देखरेख में इन प्रसाद को बनाने का काम किया जा रहा है। 15,000 नियमित की हुई टोलियां बांटेंगी और 13 तारीख जब भोग लगेगा उसके बाद हर घर पर वो लड्डू पहुंचाएगा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक तस्वीर में कई कारीगर लड्डू के लिए बेसन तैयार करते दिखे, जबकि दूसरी तस्वीर में कई महिलाएं इस तैयार बेसन से लड्डुओं को बांधती नजर आईं। जबकि एक तीसरी तस्वीर में कुछ लोग इन तैयार लड्डुओं को डिब्बों में पैक करते दिखे। आम लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर नहीं पहुंच पाएंगे, उन तक प्रसाद पहुंचाना भी प्रशासन ने अपने जिम्मे लिया है। इस प्रसाद को 15,500 टोलियों की मदद से 8 लाख घरों में 13 दिसंबर की शाम को बांटा जाएगा। इस कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से एक वीडियो ट्वीट किया गया, जिसमें इस कॉरिडोर की भव्यता को दिखाया गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले पूरे वाराणसी में धूम मची हुई है। प्रदेश भर से अलग अलग कलाकार भी वाराणसी पहुंचे हैं। हर कोई काशी विश्वनाथ मंदिर के नए रूप को देखकर हैरान है, जबकि कई लोग लगातार इस कॉरिडोर को सजाने में जुटे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं काशी में, मां गंगा में मौजूद हैं। इस वक्त गंगा के बीचों बीच हम मौजूद हैं, एक नाव में मौजूद हैं और कहते हैं कि यहाँ पर लोगों को मोक्ष प्राप्ति होती है। कर्णिका घाट आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने है और कर्णिका घाट के बगल में काशी कॉरिडोर जो निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण चंद घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, वो काशी कॉरिडोर भी कर्णिका घाट के बगल में है। और इस वक्त मैं जिस नाव पे मौजूद हूँ, इस नाव पे मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है मासूम अली बैंड। इन्होंने कई गाने गाए हैं और काशी कॉरिडोर को लेकर विशेष तौर पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को सौगात देने जा रहे हैं, काशी कॉरिडोर के तौर पे जो 600 करोड़ से भी ज्यादा की लागत में निर्माण किया गया है, नवीनीकरण किया गया है काशी विश्वनाथ मंदिर का, उसको लेकर इनके बैंड ने गाना बनाया है, वो सब हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले मासूम अली साहब, कब से आपका ये बैंड है? नमस्कार, हम लोग पिछले 18 सालों से अनवरत संगीत की सेवा कर रहे हैं और अभी आगे भी करना है। और हम लोग बनारस में रहकर ये संगीत की सेवा कर रहे हैं, बाकी आगे की जो मर्जी भगवान की हो। काशी कॉरिडोर को लेकर भी आपने गाना बनाया है आपके बैंड ने? जी, बहुत सारे गाने बने हैं और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये जो काशी विश्वनाथ जी का दरबार है, ये पहले मात्र 2000 स्क्वायर फीट में था और आज ऐसा वक्त आ गया, ऐसे लोगों के हाथ में गया कि 50,000 स्क्वायर फीट में पूरा फैल चुका है। मैडम सिंगर हैं, मैडम ही धुन अली साहब देते हैं, मैडम गाती हैं। मैडम क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सरिता बरनवाल है। जरा सुना दीजिए काशी कॉरिडोर पर क्या आपने बनाया है गाना, किस तरीके से आप तैयारी कर रही हैं, क्योंकि अब चंद घंटे बचे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा काशी में और समर्पित कर देंगे, वो लोकार्पण करेंगे काशी कॉरिडोर का, उसके बाद देश को समर्पित कर देंगे काशी कॉरिडोर। जरा काशी कॉरिडोर पर क्या बनाया है आपने, जरा सुनाइए दर्शकों को। जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। काशी मान गई, काशी मान गई, चल चल
सारा मोदी जी साना पीएम दूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर और हमारे साथ यहाँ पर हैं श्रीकांत जी जो कि मुख्य पुजारी हैं। सबसे पहले हम आपका दर्शन करा देते हैं पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर का। श्रीकांत जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और सपना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना जो उन्होंने 2014 में कहा था कि बदल देंगे काशी को, पूरी तरीके से कायाकल्प कर देंगे, टूरिज्म बढ़ाएंगे, धर्म की बातें हुई थी, किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल, अब पुरातनता को नष्ट किए बिना नए कलेवर में बदले हुए स्वरूप में भगवान श्री काशी विश्वनाथ का धाम सज धज कर तैयार है। और अब जब धर्म प्राण भक्त आएंगे तो उनके लिए उन गलियों से नहीं गुजरना पड़ेगा, उन सकरे रास्तों से नहीं जाना पड़ेगा। मैं गर्भगृह में मौजूद हूं और इस वक्त और तस्वीरों में आपको दिखाऊं तो जो पुराना काशी विश्वनाथ का मंदिर था ये केवल यहीं तक सिमटा हुआ था, यानी यही गर्भगृह तक सिमटा हुआ था। लोग आते थे, इसकी पूजा अर्चना करते थे, दर्शन करते थे और ये जो ऊपर का गुंबद आप देख सकते हैं, ये जो गुंबद है दूर से नहीं दिखता था क्योंकि ये जो काशी है बहुत ही कंजस्टेड इलाका हो गया था और इस वजह से जो है बहुत दूर से ये गुंबद नहीं दिखाई देता था। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें तो इस गुंबद को हम काफी दूर से देख सकते हैं क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर को और भव्य बनाया गया है। काशी कॉरिडोर का जो भव्य नवीनीकरण हुआ है वो 600 करोड़ की से भी ज्यादा की लागत में इसका नवीनीकरण हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने भी पत्रकारों से बातचीत करते हुए लोकार्पण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी, साथ ही विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। तो तरुण चुग ने भी जानकारी दी पूरे कार्यक्रम के बारे में और हमला भी बोला विपक्ष पर। पिछले 10 दिन से सफाई अभियान में जुड़ी है। 8 लाख घरों में प्रसाद पहुंचे उसके लिए टोलियां बनाई गई हैं, 15,000 टोलियां बनाई गई हैं, 3300 केंद्र बनाए गए हैं। शहर के अंदर देव दीपावली बने उस दिन हो, लोग उसके लिए अपने शहर को सजा रहे हैं और ये एक भव्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सोचा था उस समय नामुमकिन लगता था, लेकिन उसको मुमकिन बनाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण किया और खुद प्रधानमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर ये परियोजना देश को सौंपी। इसका लोकार्पण होते ही मंच पर मौजूद लोगों और कार्यक्रम में आए लोगों ने तालियां बजाकर अपनी खुशी जाहिर की। इस मौके पर सरयू नहर परियोजना से जुड़ा एक वीडियो चलाया गया जिसमें ये बताया गया कि इस परियोजना से राज्य के किन जिलों को सिंचाई में फायदा होगा। पूरी सरयू परियोजना का एक मॉडल बना हुआ है जिसका वे निरीक्षण कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने इस परियोजना से जुड़े एक मॉडल को देखा। इस दौरान वहां मौजूद एक अधिकारी ने प्रधानमंत्री को योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस दौरान वहां मौजूद रहे, जिन्होंने सरयू नहर परियोजना के शुरू होने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों को दिया। लेकिन इस परियोजना का लोकार्पण होते ही इसका श्रेय लेने की होड़ भी लग गई। और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि परियोजना का 3/4 काम उनकी सरकार में पूरा हो चुका था, जबकि बाकी बचे काम को पूरा करने में योगी सरकार ने 5 साल लगा दिए। जो वर्षों से सरयू परियोजना रुकी हुई थी, अगर उस परियोजना को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी सरकार में हुआ है तो समाजवादी सरकार में। अखिलेश यादव के इस ट्वीट का जवाब राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से दिया। लगभग 40 साल बीत गए और 40 वर्ष में भी परियोजना आधी भी पूरी नहीं हो पाई थी। लगे हाथ प्रधानमंत्री ने भी बिना नाम लिए अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया। कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। बलरामपुर में इस सरयू नहर परियोजना को 9,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया।
यूपी के बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना के उद्घाटन के मौके पर पीएम ने सुलूर हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए शहीदों को याद किया। घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर जी जान से लगे हुए हैं। मैं मां पाटेश्वरी से उनके जीवन की रक्षा की प्रार्थना करता हूं। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का दूसरा मरीज मिला। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का दूसरा मामला सामने आया, जब जिम्बाब्वे से आए एक यात्री की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। 5 दिसंबर को भारत लौटे इस यात्री का इलाज LNJP अस्पताल में चल रहा है। पूरी तरह से देश में बने पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की क्षमता को बढ़ाते हुए DRDO ने इसके नए वर्जन पिनाका ER का राजस्थान के पोखरण में सफल परीक्षण किया। तमिलनाडु के मदुरै में जिला प्रशासन ने अब तक कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों पर सख्ती बढ़ाते हुए 13 दिसंबर से उनके मॉल, राशन की दुकानें, सिनेमा हॉल, बैंक और शराब की दुकानें समेत सभी सार्वजनिक जगहों पर जाने पर रोक लगा दी। तेजस्वी यादव की शादी में नहीं बुलाए जाने पर उनके मामा साधु यादव नाराज हो गए और उन्होंने रिश्ता खत्म करने का ऐलान कर दिया। साथ ही राबड़ी देवी को भी उन्होंने निशाने पर लिया। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, ना मैं मामा हूँ और ना मेरा कोई भगना है, ना मेरा कोई भगनी है। साधु की इस नाराजगी पर तेज प्रताप यादव ने भी ट्वीट कर जवाब दिया। भारत ने मुश्किल हालात में जिंदगी बिता रहे अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए दवाइयों समेत मेडिकल के दूसरे उपकरणों की एक खेप काबुल भेजी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में एक भक्त ने सोने और हीरे से जड़े हुए दस्ताने की एक जोड़ी दान की, जिसका वजन 5 किलो से ज्यादा बताया गया और इसकी कीमत करीब 3 करोड़ आकी गई। अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर रहे डिएगो माराडोना की एक बेशकीमती घड़ी जो दुबई से चोरी हुई थी, उसे असम पुलिस ने चराईदेव जिले से बरामद कर लिया। इस मामले में जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया वो इसी साल अगस्त महीने में दुबई से लौटा था। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की बढ़ती तादाद ने सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। इस बीच मुंबई के सबसे बड़े झुग्गी इलाके धारावी में तंजानिया से आए एक शख्स की रिपोर्ट ओमिक्रॉन वायरस पॉजिटिव आने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि फौरन इस पर एक्शन ले लिया गया। धारावी है उसमें भी वो किन किन लोगों के टच में आया था उन्हें ट्रेस करना शुरू कर दिया है और जो टेस्टिंग है उसे भी बढ़ा दिया गया है। बताया ये गया कि वो शख्स एसिम्प्टोमेटिक है, जिसकी वजह से वायरस फैलने का खतरा कम है, लेकिन फिर भी ढिलाई की कोई गुंजाइश बाकी नहीं छोड़ी गई। उनका टेस्ट तुरंत किया गया था लेकिन वो निगेटिव आया था, तो अभी फिलहाल उसको कोई भी सिम्टम्स नहीं और वो 7 हिल्स में एडमिट है। देहरादून में IMA की पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद इस कार्यक्रम को बेहद सादगी से बनाया गया। अमेरिका के कई हिस्सों में तूफान ने तबाही मचा दी। इसका सबसे ज्यादा असर केंटकी इलाके में देखने को मिला। वहां के गवर्नर ने दावा किया कि इस तूफान की वजह से 100 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसकी तस्वीरें भी बेहद डराने वाली थी। काले बादलों से घिरे आसमान में बिजली के शोर ने सबको खौफ से भर दिया। कुछ जगहों पर तो हवाएं इतनी तेज चली कि भारी भरकम ट्रक भी माचिस के डिब्बे की तरह सड़क पर पलट गए। वहीं कुछ इलाकों में इस तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि स्टेडियम के छप्पर तक उड़ गए। कई जगहों पर पुलिस और रेस्क्यू के लिए टीमें रात भर मशक्कत करती दिखाई दी। Our death toll from this event will exceed 50 Kentuckians. Probably end up closer to 70 to 100 lost lives. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां सेंज घाटी में मौजूद एक गांव में आगजनी की वजह से गांव के सारे घर जलकर राख हो गए। बताया गया कि ये घर काफी पुराने थे और खास तरीके से बनाए गए थे, जो उनके मालिकों की आंखों के सामने ही आग के गोले में तब्दील हो गए। कुछ घरों से तो आग की ऐसी लपटें उठती दिखी कि मानो वो आसमान छू लेंगी। गाँव के लोग उसे बुझाने के लिए काफी देर तक मशक्कत करते रहे, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। बताया गया कि घाटी में होने की वजह से वहां दमकल विभाग का पहुंच पाना भी मुश्किल साबित हुआ, जिसके बाद आग तब तक नहीं बुझी जब तक उसने सब कुछ तबाह नहीं कर दिया।